हेलो गाइस, वेलकम क्रिएटर्स। कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 6। जो चैप्टर हम लोगों ने स्टार्ट किया था इसके 3 पार्ट हम लोग कर चुके हैं। तो आज ये आप लोगों की चौथी क्लास होने जा रही है। तो ये आप लोगों का आज 4th पार्ट होने जा रहा है इस क्लास का, इस चैप्टर का। तो इसके पहले हम लोगों ने 3 क्लासें कर ली है। तो अगर वो क्लास आप लोग नहीं देखी तो प्लेलिस्ट में जाइए, विजिट करिए, आप लोगों के लिए हेल्पफुल होंगी। तो आज हम लोग करने जा रहे हैं इस चैप्टर में जल की अशुद्धियाँ। तो जल की अशुद्धियाँ कितने प्रकार की होती है और जल में कौन कौन सी अशुद्धियाँ पाई जाती है, तो ये हम लोग आज अपने क्लास में जानने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग जानेंगे कि जल की अशुद्धियाँ क्या होती हैं और ये कितने प्रकार की होती है। जो जल की अशुद्धियाँ होती है वो कितने प्रकार की होती हैं, 2 प्रकार की होती है। तो 2 प्रकार की कौन कौन सी होती है, जल में घुलने वाली अशुद्धियाँ और जल में तैरने वाली अशुद्धियाँ। तो अशुद्धियाँ कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है। एक होती है जल में घुलने वाली और एक होती है तैरने वाली। तो घुलने वाली कौन सी होती हैं, ये भी जानते हैं। तो घुलने वाली अशुद्धियाँ कौन सी होती है, ये जल में घुल जाती है। मतलब ऐसी अशुद्धियाँ जो जल में घुल जाती हैं वो कौन सी कहलाती हैं, जल में घुलने वाली अशुद्धियाँ कहलाती हैं। इनको जल से पृथक नहीं किया जा सकता। ये ठोस पदार्थ तथा गैसों के रूप में होती है। और जो जल में घुलने वाली अशुद्धियाँ होती है वो किस प्रकार की होती हैं, ठोस पदार्थ तथा गैसों के रूप में होती हैं और इनको जल से पृथक नहीं किया जा सकता है। तो ऐसी कौन सी अशुद्धियाँ होती हैं जिनको जल से पृथक नहीं किया जा सकता है, तो वो जल में घुलने वाली होती है। घुलने का मतलब होता है जल में घुल करके जल के समान हो जाएंगी, उसको आप पृथक नहीं कर सकते। तो ऐसी अशुद्धियाँ जो जल में पूर्णतया घुल जाती हैं और गैसों के रूप में होती है, जल में मिली हुई होती है, उनको जल से पृथक नहीं किया जा सकता। तो ऐसी अशुद्धियाँ कौन सी अशुद्धियाँ कहलाती हैं, जल में घुलने वाली अशुद्धियाँ कहलाती हैं। और इन अशुद्धियों में कौन कौन सी अशुद्धियाँ होती हैं उनको हम लोग जानते हैं। तो जैसे कि पशुओं का जो मलमूत्र होता है वो जल में घुलने वाली अशुद्धियों में आता है। और कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फेट, क्लोराइड, जो पशुओं का मलमूत्र होता है, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फाइड आपका होता है, सल्फेट होता है, क्लोराइड्स होता है, नाइट्रेट्स होते हैं। तो जितनी गैसें होती हैं और ठोस पदार्थ होती है, ऐसी गैसें जो जल में घुलने के बाद नहीं है उसी में पूर्णतया मिल जाती है, उनको जल से अलग नहीं किया जा सकता। और ऐसे ठोस पदार्थ जो जल में घुलने के बाद जल से अलग नहीं किए जा सकते वो क्या कहलाती हैं, वो सारी अशुद्धियाँ जो होती हैं वो जल में घुलने वाली अशुद्धियाँ होती हैं। तो जल में घुलने वाली अशुद्धियाँ हम लोग जानते हैं कि तैरने वाली अशुद्धियाँ कौन सी होती हैं। तो ऐसी अशुद्धियाँ जो जल में घुलने के बाद जल में तैरती रहती है और उन्हें देखा जा सकता है, जल से पृथक किया जा सकता है। तो ऐसी अशुद्धियाँ कौन सी अशुद्धियाँ कहलाती हैं, जल में तैरने वाली अशुद्धियाँ कहलाती हैं। तो जल में तैरने वाली अशुद्धियाँ कौन सी होती हैं, ऐसी अशुद्धियाँ जो जल में पूर्णतया नहीं घुलती हैं और जल में घुलती नहीं है और उनको जल से पृथक किया जा सकता है। जो अशुद्धियाँ जल में नहीं घुलती हैं, जल में तैरती रहती हैं, उनको जल से पृथक किया जा सकता है। तो वो अशुद्धियाँ कौन सी अशुद्धियाँ कहलाती हैं, वो जल में तैरने वाली अशुद्धियाँ कहलाती हैं। और वो अशुद्धियाँ कौन कौन सी होती हैं, तो जैसे पशुओं व वनस्पति के कण हो गए, पशुओं व वनस्पति के कण हो गए, व रोगों के अणु हो गए, साथ ही लोहा हो गया, मिट्टी हो गया, कीचड़ हो गया आदि। मतलब ये ऐसी अशुद्धियाँ हैं जो जल में घुलेंगी नहीं बल्कि जल में मिलने के बाद क्या करेंगी, उसमें तैरती रहेंगी और उन्हें जल से पृथक किया जा सकता है। जैसे कि लोहे के कण हो गए, मिट्टी के कण हो गए, कीचड़ के कण हो गए, इनको जल से पृथक किया जा सकता है, जल से अलग किया जा सकता है। तो ऐसी अशुद्धियाँ जो जल में पूर्णतया नहीं घुलती हैं, जल में तैरती रहती हैं, उनको देखा जा सकता है और उनको जल से पृथक किया जा सकता है। वो कौन सी अशुद्धियाँ कहलाती हैं, वो जल में तैरने वाली अशुद्धियाँ कहलाती हैं। तो हम लोगों ने जल की अशुद्धियाँ जान ली कौन कौन सी होती है, कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है, तैरने वाली और घुलने वाली। अब समझते हैं कि जल को शुद्ध करने के उपाय कौन कौन से होते हैं। ये तो जल मतलब अशुद्ध हो गया है तो उसमें अशुद्धियाँ कितने प्रकार की होती है ये जान ली, लेकिन जब जल अशुद्ध हो गया है तो उसको शुद्ध किस प्रकार से करेंगे, उसके उपाय कौन कौन से हैं, तो ये हम लोग जानते हैं। तो जल को शुद्ध करने के उपाय कौन कौन से हैं, 3 उपाय हैं। 3 प्रकार से जल को शुद्ध किया जा सकता है। कौन कौन से, भौतिक साधन के द्वारा, रासायनिक साधन के द्वारा, साथ ही यांत्रिक साधन के द्वारा। तो जल को शुद्ध करने के उपाय कितने हैं, 3 उपाय हैं। कौन कौन से हैं, भौतिक साधन, रासायनिक साधन और यांत्रिक साधन। भौतिक साधन के अंतर्गत क्या क्या आएगा, रासायनिक के अंतर्गत क्या आएगा, यांत्रिक के अंतर्गत क्या आएगा। तो ये सारे जो साधन हैं उनके द्वारा जल को शुद्ध किया जा सकता है। तो ये अभी साधन हम लोग, ये सब साधन इसके अंतर्गत क्या होते हैं ये सब हम लोग जानते हैं। इन साधनों के उपयोग से जो अशुद्ध जल होता है उसको शुद्ध किया जा सकता है। तो अब हम लोग समझते हैं कि जल को शुद्ध करने के उपाय हैं तो कौन कौन से हैं। हम लोगों ने जाने कौन कौन उपाय हैं, 3 उपाय हैं। कौन कौन से, भौतिक साधन के द्वारा, रासायनिक साधन के द्वारा और यांत्रिक साधन के द्वारा जल को शुद्ध किया जा सकता है। तो जो भौतिक साधन होते हैं उसके अंतर्गत कौन कौन सी विधियाँ आती हैं, कौन कौन से उपकरण होते हैं जिसको इस्तेमाल करके जल को शुद्ध कर सकते हैं। तो कौन कौन से होते हैं, भौतिक साधन के अंतर्गत 3 माध्यमों से हम जल को शुद्ध कर सकते हैं। कौन कौन से हैं, तो पहला है जल को उबालना। जल को उबाल करके क्या किया जाता है, शुद्ध किया जाता है। जल को उबालने से जो जल की शुद्धियाँ होती हैं वो उसी बर्तन की तली में बैठ जाती है और जल उबालने के बाद कैसा होता है, शुद्ध हो जाता है। और जो शुद्ध जल होता है वो ऊपर से छान लिया जाता है, जो शुद्धियाँ होती हैं वो उसकी तली में बैठी हुई होती है। दूसरा क्या है, भाप के द्वारा जल को शुद्ध करना। तो भाप के द्वारा क्या होता है, जल को उबाला जाता है और
किसी बर्तन में रख करके जल को उबाला जाता है और उसके ऊपर एक ढक्कन बंद कर दिया जाता है। जितनी भाप होती है वो उसी ढक्कन में क्या होती है, बूंदों के रूप में टपकने लगती है, लटकती है और उन्हीं बूंदों को इकट्ठा कर करके उपयोग किया जाता है। तो ऐसे जल का उपयोग किसमें किया जाता है, भाप के द्वारा बनाए गए जल को दवाओं में उपयोग किया जाता है और बहुत से ऐसे ज़रूरी कार्डोमिन का इस्तेमाल किया जाता है। तो भाप के द्वारा भी जल को शुद्ध किया जाता है। किस प्रकार से, भाप के द्वारा बनी बूंदों को इकट्ठा करके जल को शुद्ध किया जाता है। अल्ट्रावायलेट किरणों के द्वारा तो जो जल होता है उससे अल्ट्रावायलेट किरणों के संपर्क में लाकर उसमें उपस्थित जितने भी जीवाणु होते हैं उनको वहीं पर समाप्त कर दिया जाता है, जिसके द्वारा जो जल होता है वो शुद्ध हो जाता है। तो भौतिक साधन कितने हैं, 3 हैं। पहला है जल को उबाल करके शुद्ध कर सकते हैं, भाप के द्वारा शुद्ध कर सकते हैं और अल्ट्रावायलेट किरणों के संपर्क में ला करके जल को शुद्ध किया जाता है। अब समझते हैं कि रासायनिक साधन कौन कौन से होते हैं। तो पहला है फिटकरी। अगर शुद्ध जल में फिटकरी को डाल दिया जाता है तो जो फिटकरी होती है वो समस्त जल की अशुद्धियों को नीचे नली में बैठा देती है और जल को शुद्ध करने का कार्य करती है। दूसरा है ब्लीचिंग पाउडर। तो ब्लीचिंग पाउडर भी क्या करता है, जल को शुद्ध करने का कार्य करता है। और तीसरा है ओजोन गैस। ओजोन गैस भी जल में मिल करके उसके अशुद्धियों को, उसमें जितने भी जीवाणु होते हैं उनको नष्ट करके जल को शुद्ध करने का कार्य करती है। और साथ ही कार्बोलिक एसिड भी क्या करता है, जल के शुद्धिकरण के लिए उपयोग किया जाने वाला रासायनिक पदार्थ है। तो ये क्या करता है, रासायनिक विसंक्रामक है। जो कार्बोलिक एसिड है वो एक रासायनिक विसंक्रामक है। ये हैजा, पेचिस इत्यादि के रोगों के वस्त्रों, मतलब इत्यादि के रोगियों के जो वस्त्र होते हैं उनको विसंक्रमित करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो जो कार्बोलिक एसिड है वो एक रासायनिक विसंक्रामक है। ये किसमें प्रयोग लाया जाता है, जो हैजा और टाइफाइड और पेचिस के रोगी होते हैं उनके वस्त्रों को विसंक्रमित करने के लिए कार्बोलिक एसिड का प्रयोग किया जाता है। मलमूत्र के विसंक्रमण के लिए, जो ऐसे पेशेंट होते हैं उनके मलमूत्र के विसंक्रमण के लिए कार्बोलिक एसिड का प्रयोग किया जाता है। तो ये भी एक रासायनिक विसंक्रामक है और विसंक्रमण का कार्य करता है और जो जल है उसको शुद्ध करने का कार्य करता है। तो रासायनिक विसंक्रामक के अंतर्गत इतने हैं जो इतने पूछे जाते हैं। ऐसे तो बहुत सारे हैं लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वही हम लोग करेंगे। तो जल को शुद्ध करने की हम लोगों ने 2 विधियां जान ली। कौन कौन सी, रासायनिक विधि जानी है और भौतिक विधि जानी है। अब जानते हैं कि यांत्रिक जो साधन है उसके अंतर्गत कौन कौन सी विधियां आती है। जो यांत्रिक साधन उसके अंतर्गत आती है फिल्टर बैंड या 4 घड़ों वाली घड़ोची विधि। इससे क्या होता है, जल को शुद्ध किया जाता था। तो पहले प्राचीन समय में क्या होता था, हमारे पास बहुत सारे जो एक्वागार्ड, वाटर फिल्टर ऐसी चीज़ें नहीं होती थी। तो घड़ों के माध्यम से, 4 घड़ों वाली विधि के माध्यम से जो अशुद्ध जल होता था उसको शुद्ध किया जाता था। तो ये 4 घड़ों वाली विधि बहुत ज़्यादा मतलब फेमस है और आपके एग्जाम में आती है, बहुत बार पूछी गई है कि 4 घड़ों वाली विधि क्या होती है, इसमें किस प्रकार से जल को शुद्ध किया जाता है। तो यांत्रिक साधन के अंतर्गत कौन सी विधि आएगी, 4 घड़ों वाली जो विधि है आपके यांत्रिक साधन के अंतर्गत आती है। इसके अंतर्गत एक्वागार्ड और वाटर फिल्टर भी आते हैं जो जल को शुद्ध करने का कार्य करते हैं। तो जो 4 घड़ों वाली विधि है उसमें किस प्रकार से जल को शुद्ध किया जाता है, तो इसमें हम इसके माध्यम से समझते हैं। इसमें क्या होता है, एक स्टैंड होता है इस प्रकार का और स्टैंड में 3 ऐसे क्या लगे होते हैं, ऐसे लगे होते हैं, ऐसे डंडे लगे होते हैं और उसमें 4 घड़े रखे जाते हैं। पहला घड़ा सबसे ऊपर होता है, उसके नीचे ही एकदम सीधे में क्या होता है, एकदम सिधाने में दूसरा घड़ा होता है और उसके सिधाने में तीसरा होता है। सबसे नीचे वाला जो लास्ट वाला होता है वो नीचे रखा होता है और पहले घड़े में क्या भरा होता है, तो जो पहला घड़ा होता है उसमें गंदा पानी भरा जाता है। और सभी घड़ों में, इन तीनों घड़ों में क्या होता है, नीचे नीचे एक एक छिद्र कर दिया जाता है ताकि इसमें जो भी जल है वो एक से दूसरे में आता रहे और जो जल है वो शुद्ध होता रहे। तो पहले घड़े में क्या डाला जाता है, जो पहला घड़ा है उसमें गंदा पानी भरा जाता है। कैसा पानी, गंदा पानी भरा जाता है। और दूसरे में क्या भरा जाता है, दूसरे में बालू भर दिया जाता है और पानी भर दिया जाता है। दूसरे घड़े में क्या डाला जाता है, पहले में गंदा पानी भरा जाएगा और दूसरे में क्या है, बालू और पानी को मिला के रखा जाता है। तीसरे में कोयला डाल दिया जाता है, जो तीसरा घड़ा है उसमें कोयला डाल दिया जाता है। चौथा घड़ा कैसा होता है, चौथे घड़े में कुछ नहीं डाला जाता है, वो ऐसे ही रखा जाता है। तो यहाँ से होता हुआ जो पानी है छनता हुआ कहाँ तक आता है, इस वाले घड़े में, और इस वाले घड़े में शुद्ध जल छन के आता है। कौन सा जल होता है, तो इस वाले घड़े में शुद्ध जल छन के आता है। तो जो जल है वो 3 घड़ों के माध्यम से छन करके चौथे घड़े में किस प्रकार का जल प्राप्त होता है, तो शुद्ध जल प्राप्त होता है। तो इसी विधि को 4 घड़ों वाली विधि कहा गया है क्योंकि इसमें जल को शुद्ध करने के लिए 4 घड़ों का प्रयोग किया जाता है। कितने घड़ों का, 4 घड़ों का प्रयोग किया जाता है। और पहले घड़े में क्या होता है, पहले घड़े में गंदा पानी होता है, दूसरा जो घड़ा है उसमें बालू डाल दिया जाता है और यहाँ से जो पानी छनता हुआ इस घड़े में आता है, इस प्रकार से टपकता हुआ आता है, उसमें भरता रहता है। यहाँ पर एक छिद्र होता है और तीसरे घड़े में कोयला डाल दिया जाता है। इसमें से छना हुआ पानी इसमें कोयले के माध्यम से, कोयले से हो करके छन छन के गुजर के यहाँ जाता है और इस वाले घड़े में क्या होता है, एकदम शुद्ध जल एकत्र होता है। तो प्राचीन समय में इसी विधि का उपयोग करके जल को शुद्ध किया जाता है क्योंकि प्राचीन समय में ये सारे जो यांत्रिक उपकरण हैं वो नहीं थे। तो इन्हीं माध्यमों से जल को शुद्ध करके
सेवन किया जाता था, उपयोग किया जाता था। तो इसमें जो होता है, इस विधि में 4 घड़ों का एक स्टैंड होता है, जिस प्रकार से देख रहे हैं अब स्टैंड होता है। घड़ों को स्टैंड पर एक दूसरे पर रखा जाता है। घड़े कैसे रखे हुए, एक दूसरे पर एकदम सिधाई में क्या है, सिधाने पर रखे हुए हैं। 3 घड़ों की तली में एक एक छेद होता है और ऊपर के जो 3 घड़े होते हैं उनकी तली में क्या है, एक एक छिद्र कर दिया जाता है और पानी बहुत अधिक मात्रा में ना निकले, मतलब टपक टपक के निकले, बूंद बूंद बनकर के निकले। इसके लिए क्या होता है, इसमें रुई या कपड़ा भी डाल दिया जाता है, जिससे जो पानी होता है वो रिस करके निकलता है, एक साथ नहीं निकलता है। तो पानी का जो बहाव होता है उसको रोकने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, रुई या कपड़े का प्रयोग किया जाता है। इस घड़े के अंदर लगा दिया जाता है और घड़ों के वेग को कम करने के लिए रुई या कपड़े का प्रयोग किया जाता है, उसमें डाल दिया जाता है, जिससे जो पानी होता है वो रिस कर छन कर निकलता रहता है। तो यांत्रिक साधन में जो 4 घड़ों वाली विधि है आपकी, ये बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आई है और बहुत बार इससे क्वेश्चन बना है। तो 4 घड़ों वाली विधि किसके अंतर्गत आती है, तो यांत्रिक साधन के अंतर्गत आती है। साथ ही यांत्रिक साधन में आपका होता है एक्वागार्ड और वाटर फिल्टर होता है। तो जो एक्वागार्ड वाटर फिल्टर होता है, ये बिजली के माध्यम से चलने वाले उपकरण होते हैं, ये भी जल को शुद्ध करने का कार्य करते हैं। तो आपका जो चैप्टर नंबर 6 है जल प्राप्ति के स्रोत, हम लोगों का वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब इससे कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं बचा है जो आपके एग्जाम में आएगा और अब आप उसको कर नहीं पाएंगे, क्योंकि जितने टॉपिक थे वो सब हम लोगों ने कवर कर लिए, बहुत अच्छे से किए। अगर आप लोगों ने सारी क्लासेस नहीं देखी तो प्लेलिस्ट में जाइए, विजिट करिए, आप लोगों को क्लासेस मिल जाएंगी। तो गाइस क्लास कैसी लगी, अगर क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।